हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 12 भूगोल का फर्स्ट परिबोर्ड, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा विकसित प्रौद्योगिकी विकास का सूचक होती है। तो विकसित प्रौद्योगिकी खालिस्तान विकास का सूचक होती है, सांस्कृतिक विकास का सूचक होती है। दूसरा है संभववाद और नियतिवाद यानी निश्चयवाद के मध्य मार्ग को परिलक्षित करती है। तो कौन सी विचारधारा है जो संभववाद और नियतिवाद के मध्य मार्ग को परिलक्षित करती है? तो ये नवनिश्चयवाद विचारधारा है, नवनिश्चयवाद विचारधारा। तीसरा है प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो हमें देखना है प्रवास का प्रतिकर्ष कारक कौन सा नहीं है। तो भूकंप प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है, अकाल प्रतिकर्ष कारक है, बेरोजगारी प्रतिकर्ष कारक है, सभ्य समाज है वो प्रवास का अपकर्ष कारक है। विकल्पों में वृद्धि करना मानव विकास का मुख्य ध्येय है। तो विकल्पों में वृद्धि को मानव विकास का मुख्य ध्येय कौन सा विद्वान मानता है वो हमें बताना है। तो ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक हैं। अमर्त्य सेन है वो स्वतंत्रता में वृद्धि को मानव विकास का मुख्य ध्येय मानते हैं। निम्न में से विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र नहीं है। तो कौन सा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का क्षेत्र नहीं है वो देखना है। तो स्टेपीज, पंपाज, वेल्डस ये सारे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र है। सवाना है वो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का क्षेत्र नहीं है। तो आगे फल प्रसंस्करण है। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और पंचम क्रियाकलाप। तो फल प्रसंस्करण है वो द्वितीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से तृतीयक क्रियाकलाप है। तो इसमें मुंबई का डब्बा वाला सेवा, खनन, निर्माण, वानिकी। तो वानिकी, निर्माण, खनन ये तीनों ही तृतीय क्रियाकलाप नहीं है। खनन प्राथमिक है, निर्माण द्वितीयक है, वानिकी प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो इसमें हो जाएगा हमारा सुएज नहर का निर्माण खालिस्तान में हुआ। तो सुएज नहर का निर्माण 1869 में किया गया। सुएज नहर मिस्र देश में स्थित है। अबादान, अबादान किस प्रकार का पतन है? तो ये तेल पतन है। अबादान तेल पतन है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम स्थित है। तो ये भारत के हैदराबाद में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है जनसंचार का मुद्रित माध्यम है। तो जनसंचार का मुद्रित माध्यम है वो क्या है? समाचार पत्र। समाचार पत्र जनसंचार का मुद्रित माध्यम है। भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि है। तो 1951 से 81 भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक खालिस्तान अभियान है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैसा अभियान है? संवेदनशील, सांस्कृतिक, पुरुष प्रधान या सामाजिक? तो ये एक सामाजिक अभियान है। भिलाई है किस प्रकार का नगर है? खनन नगर, पर्यटन नगर, उद्योग नगर, शैक्षिक नगर। तो भिलाई हम पढ़ते हैं, भिलाई एक उद्योग नगर है और ये सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। तो ये उद्योग नगर। निम्न में से उपोष्ण अर्धकटिबंधीय फसल है। उपोष्ण अर्ध का मतलब जो ज़्यादा न उच्च और न ही ज़्यादा निम्न तापमान में, लेकिन कैसी हो? आर्द्र, यानी जिसे पानी की ज़्यादा आवश्यकता हो तो ऐसी फसल कॉफ़ी होगी। उपोष्ण कटिबंधीय आता तो चना होता। निम्न में से थोरियम का अयस्क है। तो थोरियम के दो अयस्क हम जानते हैं, इल्मेनाइट तथा मोनोजाइट है, जो केरल के तटीय क्षेत्र की रेत में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ब, इल्मेनाइट। जुआरी नदमुख के मुहाने पर स्थित है। तो जुआरी नदमुख के मुहाने पर स्थित मारमागाओ पतन है जो गोवा में स्थित है। तो मारमागाओ पतन जुआरी नदमुख के मुहाने पर स्थित है। कोच्चि है वो बेवानद कायाल के मुहाने पर स्थित है। कांडला कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। और न्यू मंगलोर है वो बेंगलोर में स्थित एक पतन है। अम्लीय वर्षा का कारण है। तो अम्लीय वर्षा
किसके कारण होती है? अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण के कारण होती है। वायु प्रदूषण यानी वायु के अंदर जब SO3 गैस की मात्रा बढ़ जाती है तो अम्लीय वर्षा होती है। इससे अगला प्रश्न है हमारा, मानव भूगोल की खालिस्तान अवधारणा गरीबी तथा असमानता के कारणों के खोज पर बल देती है। तो ऐसी कौन सी विचारधारा है? मानव भूगोल की आमूलवादी विचारधारा। कौन सी विचारधारा है? आमूलवादी विचारधारा। आमूलवादी विचारधारा कौन सी विचारधारा है? आमूलवादी विचारधारा है जो गरीबी तथा असमानता के कारणों की खोज पर बल देती है। अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश वे हैं जिनका स्कोर 0.8 से ऊपर है। 0.8 से ज़्यादा स्कोर वाले जो देश हैं वो अति उच्च मानव विकास सूचकांक में आते हैं। 0.7 से 0.8 के बीच में जो आते हैं वो उच्च मानव विकास सूचकांक वाले हैं, और 0.550 से ज़्यादा और 0.7 से कम जो देश हैं वो मध्यम मानव विकास सूचकांक में आते हैं, और 0.550 से नीचे जो है वो निम्न मानव विकास सूचकांक में आते हैं। भारत का मानव विकास सूचकांक 0.685 है और भारत मध्यम मानव विकास सूचकांक में आता है। महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो सर्वाधिक है। अगर सीधा आता कि खालिस्तान महाद्वीप की जनसंख्या सर्वाधिक है तो यहाँ एशिया होता। जन्म मृत्यु तथा प्रवास खालिस्तान के घटक है, तो जन्म मृत्यु तथा प्रवास है वो जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं। कैसे घटक हैं? जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं। इसके बाद तृतीयक क्रियाकलापों में उत्पादन तथा खालिस्तान दोनों सम्मिलित है, तो तृतीयक क्रियाकलाप में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित है। उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित है। डेसलडोर्फ पतन खालिस्तान नदी पर स्थित है, तो डेसलडोर्फ पतन जो है वो राइन नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? राइन नदी पर। रानीगंज खालिस्तान नगर का उदाहरण है, तो रानीगंज है, यहाँ पर कोयला निकलता है। पश्चिम बंगाल में कोयले की खान है रानीगंज, तो ये खनन नगर का उदाहरण है। कैसा? खनन नगर का उदाहरण है। भारत में प्रतिवर्ष खालिस्तान घन किलोमीटर पानी का उपयोग होता है, तो भारत में प्रतिवर्ष 1122 घन किलोमीटर पानी का यूज होता है, जिसमें से 422 भूमिगत जल और 690 जो है वो धरातलीय जल का यूज होता है। अगला प्रश्न है हमारा, खालिस्तान रेल मार्ग को अभियांत्रिकी का अनूठा चमत्कार माना जाता है, तो ये रेल मार्ग कौन सा है? ये रेल मार्ग है हमारा कोंकण रेल मार्ग। कोंकण रेल मार्ग। कोंकण रेल मार्ग जो है वो महाराष्ट्र के रोहा को कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ता है, और इसका निर्माण 1998 में किया गया था, और इसे अभियांत्रिकी का अनूठा चमत्कार है वो माना जाता है। इंदिरा गांधी नहर के जनक खालिस्तान है, तो इंदिरा गांधी नहर के जनक है कंवर सेन। इंदिरा गांधी नहर के जनक कौन है? कंवर सेन है। इन्होंने 1948 में इसका सुझाव दिया था, और 31 मार्च 1958 को इस नहर का निर्माण कार्य है वो शुरू हुआ था। अति लघुतरात्मक प्रश्न है, वो प्रत्येक एक नंबर के होंगे। आर्थिक भूगोल के किन्हीं दो उप क्षेत्रों के नाम लिखिए, तो इसमें एक हमारा हो जाएगा संसाधन भूगोल, संसाधन भूगोल, और दूसरा हो जाएगा हमारा विपणन भूगोल, विपणन भूगोल। तो ये दो आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र। और भी बहुत सारे आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र है, जैसे उद्योग भूगोल है, पर्यटन भूगोल है, कृषि भूगोल है। ये सभी आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र ही हैं। UNDP का पूरा नाम लिखिए, तो UNDP का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास
कार्यक्रम। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि का सूत्र लिखिए। तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि का सूत्र क्या होगा? जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। ये जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि का सूत्र है। विनिर्माण से क्या अभिप्राय है? तो विनिर्माण से आशय वस्तुओं के उत्पादन से है, वस्तुओं के उत्पादन से है, उत्पादन से है, जिसमें कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। अंकीय विभाजक तथा बाह्य स्रोतन कौन से क्रियाकलाप है? तो ये दोनों के दोनों कौन से क्रियाकलाप है? ये दोनों पंचम क्रियाकलाप हैं। कौन से क्रियाकलाप हैं? पंचम क्रियाकलाप है। भारत में सर्वाधिक विरल तथा सघन बसे राज्यों के नाम लिखो। यानी ये पूछना चाह रहा है कि भारत के अंदर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन कौन सा है, उनके नाम बताने हैं। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी सर्वाधिक विरल यह है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और सघन बसा राज्य पूछा है, सघन राज्य, तो ये सघनतम बसा हुआ राज्य है वो हमारा बिहार है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 और अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारतीय भाषा परिवारों के नाम लिखिए। तो भारतीय भाषा परिवार है वो 4 है, ऑस्ट्रिक, द्रविड़, भारतीय यूरोपीय और चीनी तिब्बती। 4 ये भारत के भाषा परिवार है। राज्य राजमार्ग से आप क्या समझते हैं? यानी वे सड़कें जिनका निर्माण और रख रखाव राज्य सरकार द्वारा करवाया जाता है उन्हें राज्य राजमार्ग कहा जाता है। और ये राज्यों की राजधानी को प्रमुख नगरों से जोड़ने का काम करती है। कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है? यानी हमें बताना है कि ऐसा कौन सा प्रदूषण है जो केवल आसपास के क्षेत्र को ही प्रभावित करता है, यानी स्थान विशिष्ट होता है। तो वो ध्वनि प्रदूषण होगा जो केवल आसपास के क्षेत्र को ही प्रभावित करेगा। तो यहाँ हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। इसके बाद पूछा गया आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योगों की विशेषताएं लिखिए। तो आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योगों की 5 विशेषताएं आपकी बुक में दे रखी है, जिसमें से एक है कौशल का विशिष्टीकरण, यंत्रीकरण, प्रौद्योगिकी नवाचार, संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण और अनियमित भौगोलिक वितरण। ये 5 आपके दे रखे हैं आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योगों की विशेषताओं में। तो कौशल के विशिष्टीकरण, कौशल के विशिष्टीकरण में हम लिख सकते हैं कौशल के विशिष्टीकरण के द्वारा ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। यंत्रीकरण में किसी काम को पूरा करने के लिए यंत्रों का उपयोग करना यंत्रीकरण कहलाता है। मानव विकास के कोई 2 उपागम, तो 4 उपागम दे रखे हैं। कौन कौन से उपागम है? आय उपागम है, कल्याण उपागम है, आधारभूत आवश्यकता उपागम है और एक हमारा क्षमता उपागम है। इन 4 में से कोई 2 का वर्णन आपको करना था। अपतरण क्या है? तो बाह्य स्रोतन में जब काम समुद्र पार के देशों में करवाया जाता है तो उसे अपतरण कहा जाता है। इसके लाभों की बात करें तो इससे क्या लाभ मिलते हैं? तो इससे जिस क्षेत्र में अपतरण होता है उस क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि होती है, जिससे प्रवास में कमी आती है और कुशल श्रमिक है वो सस्ते और आसानी से मिल जाते हैं। तो ये इसके लाभ हैं। पार कनेडियन रेल मार्ग पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो पार कनेडियन रेल मार्ग है वो कनाडा में स्थित है। इस रेल मार्ग की लंबाई 7050 किलोमीटर है। विश्व का दूसरा सबसे लंबा रेल मार्ग है और इसका निर्माण 1886 में हुआ था एक संधि के तहत। और इस रेल मार्ग को कनाडा की आर्थिक धमनी के नाम से जाना जाता है। इतनी बातें आपको इसमें लिखनी थी। भारत में पेट्रोलियम के वितरण को समझाइए। तो सबसे पहले हमें पेट्रोलियम के उपयोग लिखने हैं। पेट्रोलियम का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? तो आजकल उद्योगों में कच्चे माल के रूप में पेट्रोलियम का उपयोग होता है और पेट्रोलियम का उपयोग हम मोटर वाहनों, रेलगाड़ियों और वायुयानों में ईंधन के रूप में भी करते हैं। सीधा जो तेल कुओं से निकाला जाता है उसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ भी होती है, तो उन्हें शुद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है। भारत के अंदर 2 प्रकार के तेल शोधन कारखाने हैं। कौन कौन से? एक तो है क्षेत्र आधारित
क्षेत्र आधारित, जो असम के डिगबोई में है। और एक होता है बाजार आधारित। कौन सा? बाजार आधारित, यानी जहाँ पर तेल की खपत ज़्यादा होती है वहाँ पर ही शोधन कर लिया जाता है। तो बाजार आधारित है वो बरौनी बिहार है। किन्हीं 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो भाखड़ा नागल बांध, और हम कह सकते हैं नागार्जुन सागर बांध, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये सब क्या है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी हिस्सेदारी दोगुना करने के लिए भारत ने क्या उपाय अपनाए हैं? यानी भारत ने अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए उपाय क्या किए हैं, क्या उपाय अपनाए हैं? तो क्या क्या उपाय अपनाए हैं भारत ने? तो हम लिखेंगे इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को दोगुना करने के लिए भारत ने निम्न उपाय अपनाए हैं। कौन कौन से उपाय अपनाए हैं भारत ने? तो भारत ने आयात उदारीकरण, आयात करों में कमी, प्रक्रिया के द्वारा एक स्वयं में बदलाव आदि उपाय है वो अपनाए हैं। इसके बाद भू प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, या भू प्रदूषण से क्या तात्पर्य है? तो भूमि की उत्पादन क्षमता में स्थायी या अस्थायी तौर पर कमी होना ही क्या कहलाता है? भू प्रदूषण कहलाता है। और ये किन कारणों से होता है? तो ये मानवजनित कारणों से हो सकता है और प्राकृतिक कारणों से भी हो सकता है। अगला है निपटाए गए 9 भार के आधार पर पतनों का वर्गीकरण कीजिए। तो 9 भार के आधार पर पतन है वो 3 प्रकार के हैं। एक है औद्योगिक पतन, औद्योगिक पतन। एक है वाणिज्यिक पतन, वाणिज्यिक पतन। एक है विस्तृत पतन। कौन सा? विस्तृत पतन। औद्योगिक पतन कौन से होते हैं? वे पतन जो थोक 9 भार वाली वस्तुओं का परिवहन करते हैं वो औद्योगिक पतन है। वाणिज्यिक पतन तो वे पतन जो विनिर्मित वस्तुओं और सामान्य 9 भार वाली वस्तुओं का परिवहन करते हैं, वाणिज्यिक पतन है। विस्तृत पतन कौन से होंगे? जो थोक 9 भार, सामान्य 9 भार और विनिर्मित वस्तुओं का परिवहन करते हैं, वे कहलाते हैं विस्तृत पतन। तो ये हमारी पतन हो गई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है? हमें बताना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अस्तित्व में होने का प्रमुख कारण जो है वो आपसी लाभ है। इसके अलावा हम कह सकते हैं राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता पाई जाती है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता पड़ती है। हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास की अनेक परावस्थाओं या विभिन्न परावस्थाओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो अस्तित्व में है। इतना इसके बारे में आपको बताना था। इसके बाद भारत में कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो भारत में कृषि 2 प्रकार की है। कौन कौन सी? सिंचित कृषि और असिंचित, यानी वर्षा निर्भर और बारहनी कृषि। सिंचित कृषि किसे कहते हैं? तो जिसमें सिंचाई की जाती है वो सिंचित कृषि है। सिंचित कृषि सिंचाई के उद्देश्यों के आधार पर 2 प्रकार की होती है, एक रक्षित सिंचाई कृषि और एक उत्पादकता सिंचाई कृषि। रक्षित सिंचाई कृषि में फसल की केवल रक्षा की जाती है, यानी वर्षा की कमी से नष्ट होने से बचाया जाता है फसल को। और उत्पादकता सिंचाई कृषि में पर्याप्त जल उपलब्ध करवा करके ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया जाता है। अब बात करते हैं असिंचित कृषि की। तो असिंचित कृषि है ये पूर्णतया वर्षा पर निर्भर होती है और ये आर्द्रता के आधार पर 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से 2 प्रकार हैं इसके? तो इसके 2 प्रकार जो हैं वो है शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि। शुष्क भूमि कृषि है वो 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, और आर्द्र भूमि कृषि है वो ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, यानी ऐसे क्षेत्र जो मृदा अपरदन और बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना करते हैं उन क्षेत्रों में आर्द्र भूमि कृषि की जाती है और उन क्षेत्रों में ज़्यादा पानी वाली फसलें बोई जाती है। इसके बाद आगे के जो प्रश्न है वो आप देख लीजिए। निर्माण और रखरखाव के उद्देश्य से सड़कों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो निर्माण और रखरखाव के उद्देश्य से सड़कें हैं वो 4 प्रकार की है, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। इसके बाद निम्नलिखित संचार साधनों पर टिप्पणी लिखिए। रेडियो, तो रेडियो पर आपको टिप्पणी लिखनी थी। रेडियो की शुरुआत भारत में 1923 में हुई थी।
रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा की गई थी। इस प्रकार से टेलीविज़न, तो टेलीविज़न की शुरुआत भारत में 1959 में हुई थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये चीज़ें आपको इसमें बतानी थी। निर्वाह कृषि क्या है? तो जीवन निर्वाह के लिए की जाने वाली कृषि। निर्वाह कृषि ये दो प्रकार की होती है, आदिकालीन और गहन निर्वाह कृषि। सामूहिक कृषि और सहकारी कृषि में आपको अंतर बताना। भारत में नियोजन को समझाइए। सोच समझकर योजना बनाना और लागू करना नियोजन है। नियोजन दो प्रकार का है, खंडीय नियोजन, प्रादेशिक नियोजन। पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? तो उत्तराखंड के पर्वतीय जिले, असम का उत्तरी कछार, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, तमिलनाडु का नीलगिरी सहित इसमें 15 जिले है वो शामिल है। पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कोई 3 सुझाव देने थे, तो 3 सुझाव जो है वो आप दे सकते हो। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए, वृक्षारोपण करके इन क्षेत्रों को हरा भरा बनाया जाना चाहिए, स्थानांतरित कृषि के स्थान पर स्थायी कृषि की जानी चाहिए, पशुचारण है वो चारागाह क्षेत्रों को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक ढंग से किया जाना चाहिए, अवैध खनन पर यहाँ रोक लगनी चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारे हम सुझाव इसमें दे सकते हैं। विश्व मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। तो शिकागो जो है, शिकागो हो गया यूएसए के अंदर। जोहान्सबर्ग है वो दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा आपको। कोलकाता भारत में आ ही गया। परथ है वो ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। ये बल्लारी कर्नाटक में है। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है। खेतड़ी जो है वो राजस्थान में है और बालाघाट है वो एमपी में पड़ता है।